हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। और जो ये टॉपिक रहेगा आपका, ये क्लास 11 से शुरू होता हुआ पूरा IIT JEE नीट को कवर करता हुआ चलेगा। इसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से केमिकल बॉन्डिंग का इंपॉर्टेंट रोल है पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए, और ऑर्गेनिक में भी इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को समझने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखा है केमिकल बॉन्डिंग। तो जो यूजुअली केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है। तो देखो, केमिकल का मतलब है, तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एटम्स के बारे में, है ना। और दूसरा है यहाँ पे आपके पास में बॉन्ड। तो बॉन्ड का मतलब क्या है, एंटिटी which holds two or more than two atoms together। ठीक है। तो यहां पे आपके पास में केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एंटिटी विच होल्ड्स टू और मोर देन टू एटम्स। यानी क्या हो सकता है कि जहां पे आपके पास में वो एंटिटी जो क्या करती है, आपका दो या दो से ज़्यादा एटम्स को आपस में जोड़ती है, जोड़ने का काम करती है, साथ रखने का काम करती है, उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। अब ये जो एटम्स हैं आपके सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। ये हम लोग देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में कि किस तरीके से इनका ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमें जरूरत क्यों है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, वाई डू वी नीड केमिकल बॉन्ड्स और वाई डू वी नीड बॉन्ड्स। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि वाई डू वी नीड बॉन्ड्स। बॉन्ड की जरूरत क्यों है या बॉन्ड्स की जरूरत क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाते हैं जो बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तो होता है टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। एक तो आपके पास में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, यानी आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में उतने इलेक्ट्रॉन्स को अटेन करना जो कि किस में होते हैं, नोबल गैस में होते हैं। तो जनरल जो आपका नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP6। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए क्या होता है, आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो नोबल गैस होती है वो आपकी स्टेबल होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ देयर कंप्लीट फील्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। नाउ जो दूसरा कंडीशन है कि जिसकी वजह से बॉन्ड बनता है, दैट इज टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। ठीक है, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन इसलिए होता है कि किसी भी सिस्टम में क्या अटेन हो सके, आपका मिनिमम एनर्जी। क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर में क्या होता है कि जितनी मिनिमम एनर्जी होती है सिस्टम के अंदर में, उतनी ज़्यादा क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी को एक्वायर करने के लिए और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि बॉन्ड होता क्या है, बॉन्ड इज एन एंटिटी विच कंबाइंस टू और मोर देन टू एटम्स टुगेदर। और दूसरा हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत इसलिए पड़ी ताकि क्या कर सके हम लोग, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सकें, और दूसरा मिनिमम एनर्जी को एक्वायर कर सकें। तो देखिए, बचपन से हम लोग तो पढ़ते आने की बेसिक 9th में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि एलिमेंट शेल्स में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को हम फिल करते थे और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करते थे। तो इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट सबको पता ही होता है ना, बेसिक तो सबको पता ही है। लेकिन ये डिस्कस करते हैं कि मिनिमम एनर्जी से मतलब क्या है, ये किस चीज़ से डील कर रही है यहाँ पे। तो देखिए, एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एनर्जी किस तरीके से एटम्स के अंदर में डील करती है। तो देखिए, होता क्या है, आपके पास में न्यूक्लियस है। ठीक है, एक में सिंगल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन टाइप सिस्टम को डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे, और इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है। ओके, और दूसरा जो आपके पास में दूसरा आइटम है, और इसके आउटर मोशन में क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। ओके,
नाउ देखिए जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस है ये सिमिलर चार्ज के हैं और इनके बीच में क्या होने वाला है यहाँ पे, इनके बीच में आपके पास में रिपल्शन होगा, है ना। ये जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस है इनके बीच में क्या चलेगा, आपका रिपल्शन चलेगा, क्योंकि इनका चार्ज कैसा आपका सिमिलर चार्ज है। तो और दूसरा जो यहाँ पे आपके पास में जो ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे इनकी पे भी क्या रहेगा आपके पास में रिपल्शन रहेगा, यानी दो तरीके के रिपल्शन है यहाँ पे। और वो दो तरीके के रिपल्शन कौन कौन से आपके, वो दो तरीके के रिपल्शन है आपके, एक तो है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, ठीक है, और दूसरा जो है वो है आपका न्यूक्लियस और आप लोगों को विजिबल, हाँ ये विजिबल, दूसरा आपके पास में न्यूक्लियस न्यूक्लियस का रिपल्शन, यानी दो एटम नजदीक आए और उनके बीच में इंटरेक्शन जनरेट हुआ। और पहला जो इंटरेक्शन की वजह से क्या हुआ यहाँ पे आपका, एक तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है और दूसरा क्या है आपके पास में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का रिपल्शन है। ना जो दूसरा है यहाँ पे, जो दूसरा केस है यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दैट इज अट्रैक्शन। नाउ जब ये दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो इनके बीच में क्या रहने वाला है, अट्रैक्शन भी रहने वाला है। और अट्रैक्शन किस किस के बीच में रहेगा, अट्रैक्शन जो है आपका ये रहने वाला है आपका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, यानी इस एटम के और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में और इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में जो रिपल्शन रहेगा दैट इज बिटवीन व्हाट, दैट इज बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, ओके, क्योंकि दोनों डिसिमिलर चार्ज है, डिफरेंट चार्जेस है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। तो फिर से मैं आपको बताता हूँ कि दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं और अप्रोच करने के बाद में जो इंटरेक्शन जनरेट हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पे रिपल्शन भी है और दूसरा यहाँ पे क्या आपका अट्रैक्शन भी है। तो जो रिपल्शन है दैट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, और जो आपका दूसरा रिपल्शन दैट इज ड्यू टू न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन, क्योंकि सिमिलर चार्ज कैरी कर रहे हैं। और जो अट्रैक्शन है दैट इज बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसको हम लोग डायग्रामेटिकली कैसे समझते हैं कि जब ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो जो जिस पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर अट्रैक्शन डोमिनेट कर गया, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जब ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो इन पर अगर अट्रैक्शन डोमिनेट कर गया तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके, सिंपल सी बात है। एट अ सर्टेन डिस्टेंस atoms approaches each other and at that moment attraction dominates, that leads to बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बॉन्ड को बनाने के लिए जो वन ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, इनके बीच का अट्रैक्शन। ओके, जब इनमें अट्रैक्शन जनरेट होगा तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब इसको ग्राफिकली समझते हैं हम लोग, इसको ये चीज समझ में आए कि क्या क्या दो एटम्स के इंटरेक्शन की वजह से हो रहा है, दो इंटरेक्ट जब एटम्स आपके इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उनमें क्या हो रहा है। तो इसको समझने के लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं एक एनर्जी डिस्टेंस ग्राफ, ठीक है। तो देखें यहाँ पे ये एक्सिस जो है आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो एक्सिस है आपकी ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग आर, दैट इज योर डिस्टेंस, एंड ये जो रिप्रेजेंट कर रही है आपका, ये रिप्रेजेंट कर रही है आपकी एनर्जी ई को। ओके, तो पहले क्या था, ये दो एटम आपके एक सर्टेन डिस्टेंस पे आते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, तो सिस्टम की एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है, और डिक्रीज करने के बाद एक सर्टेन पॉइंट आएगा जहाँ पे इनकी एनर्जी क्या होगी, आपकी मिनिमम होगी। ओके, ये आपका देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे इनकी एनर्जी क्या होगी, आपकी मिनिमम होगी, और ये एक सर्टेन डिस्टेंस होगा जहाँ पर इन पर अट्रैक्शन और रिपल्शन इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ना तो आपकी अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा रहेगी, ना क्या रहेगी आपके पास में रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा रहेगी। देखिए, मैंने आपको इससे पहले जो बताया था वो ये बताया था कि दोनों एटम एक दूसरे के नज़दीक आए और नज़दीक आने पर एक ऐसा मूवमेंट आता है जहाँ पे आपका अट्रैक्शन डोमिनेट करता है, और उस पर्टिकुलर मूवमेंट पर क्या हुआ है, उस पर्टिकुलर मूवमेंट में दो एटम नज़दीक आए,
लेकिन ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, जब उनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है कि आपका रिपल्शन और अप्रोक्सीमेटली जो रिपल्शन है, ठीक है, मतलब कहने का ये कि इनको पास लाने के लिए अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा था, लेकिन जब बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ तो रिपल्शन और अट्रैक्शन क्या हो गया, अप्रोक्सीमेटली इक्वलाइज कर गया। ठीक है, तो उस सर्टेन केस में क्या हुआ कि ये एनर्जी रिलीज हुई है। ये जो है आपके पास में यहाँ पे देख रहे हो आप, ये मिनिमम एनर्जी कर्व जो जा रहा है आपका, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कि इस टाइम पर आपकी एनर्जी रिलीज हुई है, यहाँ पर आपकी एनर्जी रिलीज हुई है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है, तो दो एटम के इंटरेक्ट करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है वही उसकी बॉन्ड एनर्जी भी कहलाई जाती है। ठीक है, और जो डिस्टेंस पे, जिस डिस्टेंस पे इन पे मिनिमम वो अप्रोच रहा होगा, यानी जिस डिस्टेंस पे ये हुआ है पूरा काम, वही इसका बॉन्ड लेंथ भी होगा इन दो एटम्स का। ठीक है, तो यहीं से आपका एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट आता है, यानी जो एनर्जी रिलीज हो रही है, दिस एनर्जी रिलीज्ड, ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ऑल्सो नोन एज बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, दिस एनर्जी ऑल्सो नोन एज योर बॉन्ड एनर्जी। ओके, नाउ जहां पे मैं बता रहा हूं कि जहां पे ये दो एटम क्या हुए एक दूसरे के मिनिमम दूरी पर आए, यानी इस तरीके का सिनेरियो जनरेट हुआ है। ओके, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस इनके बीच का, है ना, जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो ये आपकी जो जहाँ पे मिनिमम एनर्जी अटेन हुई है, ये इनकी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरीके से बॉन्ड लेंथ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इधर फर्दर जाएंगे तो एटम एक दूसरे से क्या होते रहेंगे, दूर होते रहेंगे इस तरीके से, और उधर फर्दर जाओगे तो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएंगे। ओके, तो आपको याद क्या रखना है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, दो एटम्स थे, दो एटम्स एक दूसरे के नज़दीक है, तो उनके न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हुआ, यानी रिपल्सिव फोर्स थी वहाँ पे, और दूसरा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन हुआ। ठीक है, एक सर्टेन डिस्टेंस पे आएंगे, अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा, एक सर्टेन डिस्टेंस पे अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियर दो एटम जो आपके नज़दीक आए, और फर्दर जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे आपका अट्रैक्शन और रिपल्शन अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और उस ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन आपकी ये एनर्जी रिलीज करती है, और ये जो एनर्जी रिलीज करती है इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, और जो डिस्टेंस था जहाँ पे आपके बीच में ये पूरा प्रोसेस हुआ है, जहाँ पे दो एटम मिनिमम डिस्टेंस पे थे, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं। तो आगे आने वाले लेक्चर में आपको बताऊँ कि बॉन्ड लेंथ हर एक बॉन्ड में डिफरेंट होती है। तो ये तो था कॉन्सेप्ट की बॉन्ड का फॉर्मेशन एनर्जी से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड का फॉर्मेशन दो रीजंस की वजह से होता है, एक तो आपका टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरा टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे आपके पास में क्या रहने वाला है, जितनी मिनिमम एनर्जी होगी, यानी जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, मिनिमम एनर्जी का मतलब क्या है यहाँ पे, जितनी आपके पास में मिनिमम एनर्जी होगी, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ओके। तो ये तो था कॉन्सेप्ट आपका एनर्जी को लेकर के कि किस तरीके से आपका एनर्जी हेल्प करती है स्टेबलाइज करने के लिए सिस्टम को। तो नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग कि किस तरीके से, बाय हाउ, विच मेथड द बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, वेज टू कंबाइन द एटम्स, यानी मेथड किस तरीके से आपके दो एटम्स आपके आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ना यहाँ पे दो मेथड होते हैं, दो मेथडोलॉजी जिससे बॉन्ड का फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होगा। एक तो होगा बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक तो होगा आपका बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और दूसरा जो होगा दैट इज बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक तो होगा आपका बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्या होगा आपका बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की तो ये फॉर्म करता है दो बॉन्ड मेजरली, ठीक है, वन इज कोवेलेंट बॉन्ड, ओके, एंड अनदर वन इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ओके। एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आपका फॉर्म करता है, जो आप लोगों ने जनरली सुना होगा, दैट इज योर आयनिक बॉन्ड
और या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक तो फॉर्म करता है आपका आयनिक दिस बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपका आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो अभी के जो रिसेंट लिटरेचर जो चल रहे हैं आपके, उनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड को सेम डिस्कस किया जाता है। तो मैं बताऊंगा कि किस कंडीशन में आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड और आपका कोवैलेंट बॉन्ड सेम तरीके से स्टडी किया जाता है, जब हम लोग डिस्कस करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड को अच्छे से। नो, ये तो थे आपके मेथड जिससे आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नाउ नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक मैं बता देता हूँ, दैट इज लुईस सिंबल, है ना। क्योंकि जब अगर आपको लुईस सिंबल्स नहीं पता होंगे तो लुईस सिंबल्स से आप ये नहीं बता पाएंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने वाले हैं या कितने इलेक्ट्रॉन आपके शेयर होने वाले हैं। तो इसके लिए आपको लुईस सिंबल का पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वन इज योर लुईस सिंबल। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग लुईस सिंबल। तो बेसिकली लुईस सिंबल है क्या आपका? इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इग्नोरिंग द इनर शेल इलेक्ट्रॉन। आपको यहाँ पे इनर शेल इलेक्ट्रॉन नहीं डिस्कस करने, सिर्फ क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस करेंगे। देखिए लुईस सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज़ को समझने के लिए कि आपके पास में इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर होने वाले हैं और कितने आपके शेयर होने वाले हैं। ओके, तो एक एक करके हम लोग हर एक ग्रुप का डिस्कशन करेंगे कि किस में क्या होता है आपके पास में। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ए में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ए में। तो जिनको ये नहीं पता है फर्स्ट ए क्या है, ये दिस इज बेसिकली योर ग्रुप 1। और थोड़ा बहुत जिनको पीरियोडिक टेबल का आइडिया है, अगर पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं आपके? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा ग्रुप आपका रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज ऑफ योर ग्रुप 1। ठीक है, तो इनमें अगर हम लोग देखें तो इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जैसे कि अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ए में कितने रहेंगे वैलेंस शेल में? वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज 1। तो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के केस में बाहर कितने रहेंगे आपके पास में? 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। उस तरीके से लिथियम का जो है, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया आपके पास में? 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। और सोडियम में, तो सोडियम की भी बात करें तो कितना रहने वाला है आपके पास में? 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो ग्रुप 1A में अगर हम लोग लुईस शेल रिप्रेजेंट करें तो लुईस सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो लुईस सिंबल का रिप्रेजेंटेशन क्या है आपका? कितने वैलेंस शेल में आपके पास में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सिंपल। नाउ सेकंड ए, सेकंड यानी ग्रुप नंबर 2। ठीक है, सेकंड ए इज योर ग्रुप नंबर 2, है ना। दिस इज ग्रुप नंबर 1, मैं लिख देता हूं यहाँ पे ग्रुप फर्स्ट, एंड दिस वन इज योर ग्रुप सेकंड। ठीक है, तो ग्रुप सेकंड में आपके पास में क्या है? ग्रुप सेकंड में आपके पास में आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं आपके पास? 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आपका क्या हो गया? बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, है ना। तो अगर हम लोग बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे बाहर? 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, मैग्नीशियम के में भी कितने रहेंगे आपके पास में? 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, और कैल्शियम के में भी कितने रहेंगे आउटर मोशन में? उतने ही, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर ग्रुप नंबर 2। नाउ अगर हम लोग देखें, बात करें ग्रुप 3A की, है ना। अगर हम लोग बात करें ग्रुप 3A की, ग्रुप 3A इज योर बेसिकली ग्रुप 13। ओके, ग्रुप 3A इज योर बेसिकली ग्रुप 13। तो ग्रुप 3A की बात करते हैं तो ग्रुप 3A में कौन कौन सा आता है? ग्रुप 13 में कौन कौन सा आता है? दैट इज बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, है ना, ये वाली फैमिली होगी। फिर इसके आगे इंडियम और थैलियम होता है आपका। तो बोरोन के आउटर मोशन में देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे आपके पास? 1, 2 और 3। ठीक है, कितने रहेंगे आपके उसमें? 3। उसी तरीके से एल्युमिनियम में भी कितने रहने वाले? 1, 2 और 3। ओके, तो यूजुअली हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में इन दोनों को ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर इन्हीं को डिस्कस करेंगे हम लोग। तो बोरोन में भी 3 है आपके, एल्युमिनियम में भी 3 है, उसी तरीके से गैलियम में भी कितने रहने वाले आपके पास में? 3 रहने वाले। ओके, तो आपके पास में ये तो है वैलेंस शेल का रिप्रेजेंटेशन कि आउटर मोशन में किस ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और इसी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? आपका लुईस सिंबल से। तो लुईस सिंबल बेसिकली कुछ नहीं है, कुछ ज़्यादा सोचने वाली की जरूरत नहीं है। सिंपली वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन देखो और उनको रिप्रेजेंट कर दो। ओके, इस तरीके से।
नाउ और जो ग्रुप्स हैं आपके पास में, अनदर ग्रुप्स आर ग्रुप 4A, ग्रुप 4A दैट इज योर ग्रुप नंबर 14। और ग्रुप नंबर 14 बेटा कौन सी फैमिली आपकी, दैट इज योर कार्बन फैमिली ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो अगर हम लोग कार्बन की बात करें तो कार्बन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे आपके कार्बन के आउटर मोशन में। उस तरीके से सिलिकॉन में कितने रहते हैं, सिलिकॉन में भी 1 2 3 और 4, और जर्मेनियम में भी कितने रहेंगे, उसमें भी आपके 1 2 3 और 4। नीचे वाले में इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि उनको हम लोग अलग तरीके से डील करते हैं, लेकिन हाँ अगर आपको कोई पूछे कि लुईस सिंबल क्या रहेगा तो वही रहेगा, जैसे टीन हो गया आपका, लेड हो गया। नेक्स्ट है आपके पास में ग्रुप नंबर 5A, दैट इज योर ग्रुप नंबर 15, दैट इज योर ग्रुप नंबर 15। तो ग्रुप नंबर 15 में आपके पास कौन कौन से आएंगे, दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, है ना, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। इसी तरीके से तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहने वाले, 1 2 3 4 और 5, ओके। और फॉस्फोरस में भी कितने रहने वाले, 1 2 3 4 और 5। तो सिंपल जो इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन है, ओके। अनदर वन इज योर ग्रुप नंबर 6A, ग्रुप नंबर 6A दैट इज ग्रुप नंबर 16। तो ग्रुप नंबर 16 में अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन से हो गए आपके पास, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सेलेनियम, टेल्यूरियम है ना, पोलोनियम, ये सारे सेलेनियम सॉरी। तो ऑक्सीजन में अगर 1 2 3 4 5 और 6, और सल्फर में कितने रहेंगे आपके पास इस तरीके से 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि उनके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस 2 more groups left, that is group number 7, group number 7 that is your 17 group। और वो कौन से हैं आपके पास में, फ्लोरीन, है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से ना। तो इनके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लोरीन में भी कितने रहने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, एंड ब्रोमीन में भी 1 2 3 4 5 6 and 7, okay। So these are the configuration of the outer motion configuration of the group 17 elements। Another one is group 18। तो ग्रुप 18 में आपके पास में जनरली कौन से हैं, नोबल गैस फैमिली, ठीक है, ये कौन से आपके पास में, नोबल गैस फैमिली। तो नोबल गैस फैमिली में यूजुअली क्या आपके पास में, नोबल गैस फैमिली में आपके पास में हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ओके। तो हीलियम में अगर हम लोग देखें इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोशन में, ठीक है। बाकी सब में नियॉन में ये डुप्लेट रखता है अपने पास में, 2 इलेक्ट्रॉन है। बाकी नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके पास में, 8 आउटर मोशन में, है ना, क्योंकि ये नोबल गैस फैमिली, और नोबल गैस के फैमिली के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। एंड अनदर वन इज आर्गन। इन सब के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास में, 8 इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं, ठीक है। यूजुअली जो लुईस का कॉन्सेप्ट है वो मेंडलीव के अराउंड आया था, तो उसने इस तरीके से ग्रुप्स को रिप्रेजेंट किया था। जैसे उस टाइम पे मेंडलीव के टाइम पे रोमन नंबर में ग्रुप्स को दिखाया जाता है। बाद में जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई तो उस केसेस में 16 17 18 इस तरीके से आया, है ना। वरना पहले क्या बोला जाता था इसको, ग्रुप 0, है ना। पुराने टाइम में इसको क्या बोला जाता था, ग्रुप 0 बोला जाता था। क्योंकि अगर आप लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से मेंडलीव ने क्लासिफिकेशन किया था ग्रुप्स का, उसके बेसिस पर ही है। तो ये जो पूरा मैंने आपको रिप्रेजेंट किया ग्रुप 1A से लेकर ग्रुप 0 तक, यानी ग्रुप 18 तक के जितने भी एलिमेंट दिखाए, इनका जो रिप्रेजेंटेशन है, इसी बेसिस पे हम लोग स्ट्रक्चर्स को डील करते हैं, ओके। इसी से हम लोग इनिशियली सीखेंगे किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। इसलिए लुईस का जो सिंबल है दैट इज इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ एटम्स और एलिमेंट्स आर गोइंग टू अटेन देयर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से आपके पास में लुईस सिंबल को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लुईस सिंबल के 2 मेन एडवांटेजेस यहाँ से निकल के आते हैं लुईस सिंबल से। वो क्या थे एडवांटेजेस? फर्स्ट तो ये था, इट टेल्स अबाउट द
टेल्स अबाउट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ये किसके बारे में बताता था हमें? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता था। पहली चीज तो ये, ओके। और जो दूसरी चीज थी वो किसके बारे में बताता था? दूसरा ये बताता था कि कितने, दैट हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम को चाहिए टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। ऑल्सो एक्सप्लेन दैट हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स needed to attain noble gas configuration. ओके, सो जैसा कि हमको लुईस ने बताया कि हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है, तो उससे हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि जैसा हम जानते हैं कि एटम को स्टेबलाइज होने के लिए नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो अगर हमको ये पता है कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसके बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा या गेन करेगा या शेयर करेगा टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग लुईस स्ट्रक्चर के बाद में किसको लेकर के, कॉसल लुईस कॉन्सेप्ट को। तो बेसिकली जो लुईस ने हम लोगों को सिंबल रिप्रेजेंटेशन बताई, तो उसी का फर्दर एक्सटेंशन था किसको लेकर के, कॉसल लुईस कॉन्सेप्ट को लेकर के। तो कॉसल लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था, आपके पास में जो इनर इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूक्लियस, ठीक है, इनर इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूक्लियस, इसको उसने बोला था कर्नल। इसने इसको एक टर्म दिया, दैट वाज कर्नल। ओके, तो उसने बोला कि जो आपके पास में इनर इलेक्ट्रॉन्स है और न्यूक्लियस है, इनको उसने कर्नल बोला। और बेसिकली ये कर्नल आपका स्टेबल था, लेकिन उसने बोला अगर सिस्टम में स्टेबिलिटी आनी चाहिए, मतलब स्टेबल होना चाहिए सिस्टम, तो उसके लिए उसके पास में ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होना बहुत जरूरी है। ओके, तो फर्दर एक्सटेंशन यही था उसका कि टू अटेन स्टेबिलिटी, maximum electron that can accommodate at valence shell must be 8। ठीक है, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए आपके पास में स्टेबिलिटी के लिए वैलेंस शेल में? 8। और फर्दर यही चल के क्या बना था आपका, यही फर्दर आपके चल के बना था ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो जो अभी बच्चे जो 11th क्लास में जो इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, तो उनमें 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ऑक्टेट रूल होता क्या है, या डिफाइन ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या था, ये लुईस का ही फर्दर कॉन्सेप्ट का एक्सटेंशन था कि जो आपके पास में आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है, उसके पास जब आपके पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट इट मस्ट बी इट विल बी अ स्टेबल सिस्टम। ओके, नाउ ये तो था हम लोगों का कि बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है ना। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन 2 मेन रीजंस की वजह से होता है। एक तो होता है टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ओके, एंड दूसरा होता है टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। तो एनर्जी का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि किस तरीके से 2 एटम क्लोज आते हैं और मिनिमम एनर्जी को एक्वायर करते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का अटेनमेंट हम समझते हैं सबसे पहले किसने दिया था, लुईस ने दिया था। तो लुईस के अकॉर्डिंग क्या था कि जो आउटर मोस्ट शेल है, अगर उस पर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, वो 8 इलेक्ट्रॉन आपका स्टेबल सिस्टम को जनरेट कर सकते हैं। नाउ जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, ठीक है। तो यूजुअली जो बॉन्ड है आपके पास में, ये 2 तरीके के, ये 2 तरीके का जो क्लासिफिकेशन है, ये किस पर बेस्ड है आपका, कि किन एटम्स के बीच में आपका, मतलब किस तरीके से एटम बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में या विद इन मॉलिक्यूल है, इस तरीके से क्लासिफिकेशन। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो जो पहला क्लासिफिकेशन है, अमंग डिफरेंट एटम्स, अमंग डिफरेंट एटम्स, एंड दूसरा है
दैट इज अमंग डिफरेंट मॉलिक्यूल। ओके, तो जो डिफरेंट एटम है उनके बीच में मेजरली 3 तरीके के बॉन्ड आपके फॉर्म होंगे। फर्स्ट वन इज आयनिक बॉन्ड, दैट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके, सेकेंड वन इज कोवैलेंट बॉन्ड, and third one is your coordinate bond. Now among different molecules, जैसे आप लोगों ने आइस सुना होगा, तो आइस के अंदर में कभी बचपन से हम पढ़ते हैं कि आइस में आपके वाटर मॉलिक्यूल इंटरेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में 2 तरीके के बॉन्ड हम लोग डिस्कस करते हैं। वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, and another one is weak van der Waals interaction, weak van der Waals interactions। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये भी फर्दर हम 2 क्लासिफिकेशन में कर सकते हैं। वन इज इंटरमॉलिक्यूलर and another one is intramolecular hydrogen bonding, H bonding is it। ठीक है, तो ये तो आपके कि कितने टाइप के आपके पास बॉन्ड होंगे। तो पहले अमंग डिफरेंट एटम्स में कौन कौन से बॉन्ड अवेलेबल होंगे आपके पास? आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अनदर वन इज कोवैलेंट बॉन्ड जो शेयरिंग से बनता है, एंड कोऑर्डिनेट इज आल्सो फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ शेयरिंग। एंड अनदर वन इज अमंग डिफरेंट मॉलिक्यूल। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल में कौन कौन सा हो सकता है आपका? हाइड्रोजन बॉन्ड और वीक van der Waals इंटरेक्शन। ओके, वीक van der Waals इंटरेक्शंस के भी टाइप्स होते हैं डिफरेंट, लेकिन उनको हम लोग डिस्कस करेंगे अलग से। सेकंड वन इज इंटरमॉलिक्यूलर, इसमें आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और एक होता है आपके पास में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, सो ये स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि केमिकल बॉन्डिंग हमने स्टार्ट किया, और केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने जाना कि बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों जरूरी है, किस तरीके क्या रीजन है जिसकी वजह से बॉन्ड बनता है, बॉन्ड होता क्या है। ओके, नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इस लेक्चर को देखिए, ठीक है, इसके नोट्स बनाते रहिए, एंड देन हम लोग एक क्वेश्चन सीरीज भी लेकर आएंगे जो कि आपकी रोज रेगुलर डलेगी, हर टॉपिक को लेकर जो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तब तक के लिए आप लोग स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, एंड थैंक यू सो मच।